आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू करते हैं। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछले 10 ईयर्स के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस के चांसेस हैं जो आपसे 20-21 में पूछे जाएं, है ना। तो क्लास 12th एनसीईआरटी के अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कौन सा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सबसे पहले लाइफ स्पैन आता है। आप सभी का क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है, पता होगा आपको। बटरफ्लाई 1 to 2 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, है ना। राइस प्लांट 3 से 4 मंथ, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, बैनियन ट्री 300 to 5 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स। इसमें से हो सकता है कि पूछ लिया जाए, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आपसे ज़रूर पूछा जाए कि पीरियनियल, एनुअल, बाइनियल, आपने पढ़ा होगा एनुअल, बाइनियल एंड पीरियनियल। तो एनुअल और बाइनियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेस बता सकते हैं, जबकि पेरिनियल में पॉसिबल नहीं है ऐसा, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ये भी एक्चुअल में कई चैप्टर में है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इससे चांस कम होते हैं। स्ट्रेस साइकिल में हम आपको बता सकते हैं कि नॉन प्राइमेट्स में जो है चलती है ये साइकिल, लेकिन चांस कम है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। आप इसका एक याद रखिएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो फ्लावरिंग करता है बच्चों, वो 12 ईयर्स में एक बार करता है, ठीक है ना। सन 2000 आपने पढ़ा होगा कि सितंबर अक्टूबर सन 2006 में किया था, फिर किया सन 2018 में किया, अब करेगा सन 2030 में, ठीक है ना। इसमें याद रखना कहाँ किया था, KKT, लग रहा है कि कोई IPL की टीम है ना, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो प्लांट है, जो फ्लावर है बच्चों, ये नीले कलर का होता है, इसी वजह से इसका नाम नीला कुरंजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद डाइशियस, मोनोशियस वाली कंडीशंस आ जाती हैं, ये भी जो है आपसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में आपने पढ़ा है। डाइशियस के एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ मैं, DPD, डाइओशियस में पपाया और डेट पाम पढ़ा होगा। मोनोशियस में MCQ पढ़ा होगा, कोकोनट कारा, है ना, कोकोनट कारा एंड कुकुरबिट पढ़ा होगा। बाइसेक्सुअल में निमोनिक्स मैंने बताई थी, बेल्ट्स बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। और यहाँ से भी फिर गैमेट ट्रांसफ़र की बात करता है। गैमेट ट्रांसफ़र आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंजियो का, कि क्यों कौन सा किससे होता है। तो यहाँ से चांस कम है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन पक्का है आएंगे, और हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाएगा उसी को मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर होती है, 4 लेयर हो सकता है, ये आपसे पूछ ली जाए, अरेंज कर लिया जाए, ठीक है ना। 4 वाल लेयर्स होती है, आउटर होती है एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, देन बच्चों मिडिल लेयर, इनर मोस्ट टेप्टम होती है ना। जो एपिडर्मिस होती है, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाद जो है क्या आना चाहिए बच्चों, मिडिल लेयर आना चाहिए, देन इंडोडर्मिस आना चाहिए। तो एपिडर्मिस के बाद क्या है बच्चों, इंडोडर्मिस है, देन मिडिल लेयर है, देन टेप्टम है। आउटर 3 वॉल का जो फंक्शंस था बच्चों, ये प्रोडक्शंस प्रोवाइड करती थी और डिहाइसेंस में हेल्प करती थी, जबकि टेप्टम जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, पॉलीपोलाइडी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आपसे एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग फिर पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन पे जो है 2 लेयर होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आउटर हार्ड लेयर होती है, जिसका नाम हम लोग देते हैं एक्साइन देते हैं। इनर मोस्ट जो लेयर होती है बच्चों, वो इंटाइन होती है। अब ये जो एक्साइन होती है, ये बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। इसकी बच्चों स्पोरोपोलिनिन जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर है बच्चों, तो जाहिर सी बात है इसको कोई भी एसिड, कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल, कोई भी चीज़ इसको क्या करती है, ख़त्म नहीं कर पाएगी। कहीं कहीं जो है एब्सेंट होती है आउटर लेयर एक्साइन, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलिन ट्यूब क्या होती है बच्चों, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने फिर पढ़ा होगा इंटाइन, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है, सेलुलोसिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपने फिर फर्दर पढ़ा होगा कि यही सेल्स जो मैचुरेशंस के बाद आपने वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स पढ़े होंगे। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स बिग होते हैं, अगर बिग हैं तो खाना पीना बहुत ज़्यादा होगा। और जनरेटिव सेल्स आपने पढ़ा था कि फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है,
माइटोटिक डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न? माइटोटिक डिवीज़न होता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स है बिगर है, सीट्यूब्स इरेगुलर, इसमें जो खाना वाना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, फूड भरा हुआ है इसमें, है ना, ये सब चीज़ें। और तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको हो सकता है मिल जाए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों मेगा स्पोरेंजियम, फ्यूनिकल हाइलम, ये सब आपको पता है, यहाँ से नहीं, MMC मेगा स्पोर मदर सेल से यहाँ से क्वेश्चंस आपको हो सकता है मिल जाए, ठीक है ना। मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन साहब से पूछा जाएगा कि कैसे होता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल्स 2n होती है, ठीक है ना। मियोसिस हुई, मेगा स्पोर बने, कितने बने बच्चों? यहाँ पे एक मियोसिस देखिए हमने करा दिया। 3 क्या हो गया? डिजेनरेट। 1 क्या होता है बच्चों? फंक्शनल, ये फंक्शनल है। 1 से क्या बने बच्चों? 2 बने। 2 से क्या बने? 4 बने। 4 सेल, देन फर्दर बच्चों 8 सेल स्टेज कंडीशन आई। अब 8 में आपने पढ़ा था ABC, एंटीपोडल सेल बेस पे होंगे, कैलाजाल एंड बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ये एक सेल आपको दिख रहे हैं, 2 सिनर्जिड दिख रहे हैं आपको, ये सिनर्जिड, ठीक है ना। ये एक सेल्स बीच में क्या होते हैं बच्चों? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन जो है यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? डेवलप हो रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर इंड इसका नाम जो है, माइक्रोपाइलर इंड इसका नाम पड़ जाता है। क्यों बेटा, समझ आ रहा है सभी को? तो यहाँ से भी आपको अरेंज करा सकता है कि कौन ऊपर होता है, कौन बेस पे होता है, कौन नीचे होता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं, और पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस साल भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से हो सकता है ना मिले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत सा टॉपिक है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। और यहीं पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सबने पढ़ा होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जिसका फंक्शन क्या होता है? ये गाइड करता है कि इसको पॉलन ट्यूब को ये गाइड करता है ना। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। एंटीपोडल सेल्स हैं, ABC करके याद रखिएगा यहाँ से भी। अब उसके बाद ऑटोगैमी वाला क्वेश्चन से एक आता है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। इसका एप्लीकेशन आपसे यहाँ करा सकता है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में, इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में ऑटोगैमी है। इसका मतलब बच्चों एक प्लांट है, इसी के अंदर मेल फीमेल रह रहे हैं आपस में, क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेम कैरेक्टर आएगा, कोई वेरिएशंस नहीं होगा। जबकि फिर इन लोगों को नेचर ने क्या किया था? अलग कर दिया था। तो एक प्लांट के अंदर 2 फ्लावर बनाए गए, मेल फीमेल, आपस में ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे। बाद में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो भगवान जी ने क्या किया था? दोनों प्लांट अलग कर दिए थे, क्लास पॉलिनेशन। तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑटोगैमी हो गया, ये हो गया जीटिनोगैमी, ये हो गया जीनोगैमी, है ना, जीनोगैमी। तो यहाँ से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और 2 टाइप के फ्लावर किस में होते हैं ये हो सकता है इस बार आए। वायोला का नाम आपने सुना है, वायोला जिसे हम लोग कॉमन पैंसी कहते हैं, ठीक है ना। कॉमेलाइना का नाम सुना है, ऑक्जेलिस दूबग्रास कहते हैं। इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, चास्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस का मतलब क्ले मतलब मिट्टी, यानी ज़मीन के अंदर होंगे। तो ऑलवेज बच्चों यहाँ पे ऑटोगैमी होगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, जबकि इसमें बच्चों क्रॉस पॉलिनेशंस जो है पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए, अब आपने पढ़ा होगा कि ऑटोगैमी वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे हम लोग पी मान लें, तो पी क्या होगा बच्चों? पी में ऑटोगैमी होगा, ठीक है ना। जीटिनोगैमी जीनोगैमी नहीं होगा, है ना। अब उसके बाद अगर हम और एग्जाम्पल्स लें जीटिनोगैमी में, अब जीटिनोगैमी वाले क्या बच्चों? ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे, बट वहाँ पे क्या जीटिनोगैमी होगी, जीनोगैमी नहीं पॉसिबल है। जीनोगैमी वाले किसको प्रिवेंट करेंगे? बोथ ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। DPD आपने पढ़ाई था, तो वो एग्जाम्पल लेके पूछेंगे आपसे। तो एग्जाम्पल लेके जो है आप लोग बताइएगा इसको। बैगिंग इमैस्कुलेशंस में एक लाइन मैं ज़रूर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो बैगिंग होती है बच्चों, ये बोथ, बी से बैगिंग, बी से बोथ मोनोइशियस और डाइशियस दोनों में होती है, ठीक है ना। जबकि इमैस्कुलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चों बाइसेक्सुअल में होगी। किस में होगी? बाइसेक्सुअल वाले में पॉसिबल होगी। बाइसेक्सुअल को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों BMH, बाइसेक्सुअल मोनोइशियस हर्माफ्रोडाइट, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये भी आप जो है याद रखिएगा। बाकी डबल फर्टिलाइजेशंस जब होता है यहाँ पे, ये कहानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बच्चों एक सेल है ना, और ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि मेल गैमेट आए, 2 मेल गैमेट आए, 2 मेल गैमेट ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, दोनों का कलर रेड बना दे रहे हैं, ये मेल गैमेट आ चुके हैं। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ करता था बच्चों? एग सेल। किससे? एग सेल प्लस मेल गैमेट, ये क्या बना देंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, क्या बन जाएगा? सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल में क्या हो गया बच्चों? 2n हो गया, प्लस एक मेल गैमेट आया, ये मेल गैमेट फ्यूज़ किया, इसने क्या बनाया बच्चों? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया,
इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न हम लोग कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूज़न में अगर हम लोग देखें बच्चों, पूछा जाएगा क्या फ़ायदा होता है, तो बताना कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 3n हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा? ये पोलैरिटी 2n होगी। तो ये भी तुमसे पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं, तो 5 न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे। और इसमें ये भी पूछा जाएगा, पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू, याद रखना, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, या हम लोग इसी को कह लें जाइगोट प्लस ट्रिपल फ्यूज़न। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उम्मीद तो मुझे नहीं लगती बहुत, अगर रिपीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, आल BMW कार इन सन, एल्ब्यूमिनस सीड्स, बार्ले, मेज, वीट, कैस्टर और सनफ्लावर। याद आ रहा है सभी को? चलिए, कैस्टर इसमें क्या होता है बच्चों? डायोशियस होता है। आल BMW कार इन सन हो गया। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, नॉट नॉन एल्यूमिनस का नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, है ना। नॉट यानी नॉन एल्यूमिनस, ग्रो यानी बच्चों ग्राउंड नट, ठीक है ना। नॉट ग्रो ग्राम मतलब हो जाएगा बच्चों ग्राम ही, ठीक है ना। ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्किड, और ये ऑर्किड क्या होता है बच्चों? मोनोइशियस होता है। मोस्टली जो मोनोइशियस होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ऑर्किड को छोड़ के। डाइशियस जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं, कैस्टर को छोड़ के, ठीक है ना। बार्ले नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव यानी बच्चों पी, तो ये जो है बी से बच्चों बीन हो जाएगा। तो ये आपको मैंने याद करवाया था, याद करते रहिए इसको। अगला हमने पढ़ाया था आपको पेरिस्पर्म, भी आ चुका है पिछली बार, तो उससे उम्मीद कम है। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हो सकता है आ जाएं, तो मैंने बताया था आपको काशिफ पी, क्या बताया था? काशिफ पी याद होगा। कैश्यू बताया था, एप्पल बताया था, स्ट्रॉबेरी बताया था बच्चों। एफ से हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, पी से पियर। ये फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स होते हैं, इसको आप रखिएगा। और एक क्वेश्चन अभी तक यहाँ से नहीं आया है, मुझे लगता है कि आना चाहिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ओल्डेस्ट इज डेट ऑफ ल्यूपाइन ल्यूपिनस इरेक्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। 10,000 साल की जो है डॉर्मेंसी पीरियड था। डेट पाम फानिक्स डक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड हेराट्स किंग हेराट्स। याद आ रहा है बच्चों? आर्कटिक टुंड्रा की अगर बात करें तो 10,000 साल, और एक होता है 2,000 साल। कितने साल? 2,000 साल। 2,000 साल किसका था बच्चों? डेट पाम, डी से डेट पाम, डी से 2,000, ठीक है ना। फोनिक्स डक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हेराट्स पैलेस। और आर्कटिक टुंड्रा वाला जो 10,000 ओल्डेस्ट डेट ऑफ ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था, जिसकी 10,000 साल थी, ठीक है ना। सबसे छोटी सीड ऑर्किड होती है, पता होगा। एपोमिक्सिस सबको पता होगा, बिल्कुल विदाउट फर्टिलाइजेशंस, ठीक है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशंस अगर फॉर्मेशन हो जाए किसका बच्चों? सीड का, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। कैरेक्टर इसमें भी क्या होते हैं? आते हैं। अब उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आएगा, ह्यूमन वाले पार्ट से आएगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीज़ें पता हैं। इसमें यूटेरस पता है आपको, स्थमस पता है, क्या क्या कंडीशंस हैं ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है ना। सबसे क्लोजेस्ट पार्ट्स कौन सा था ये भी बताया है हमने, सबको पता होगा। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट बताओ बच्चों। स्थमस होता है, क्या होता है? स्थमस नैरोवर होता है, एम्पुला सबसे वाइड होता है, इसी वजह से जगह पर मिल जाती है, तो फर्टिलाइजेशन यही होता है। इनफंडिबुलम आपको पढ़ाया था, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी पढ़ाया था। फिम्बरी आर नॉट ए पार्ट ऑफ इसका बच्चों फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये इनफंडिबुलम है, ठीक है ना। और इसी से बच्चों अटैचमेंट किसका होता है? ओरी का होता है, ये बात सबको पता है पहले से, ठीक है ना। वेजाइना देन बच्चों सर्विक्स, देन आपको क्या आ जाता है? यूटेरस आ जाता है। बर्थ कैनाल, इसी को हम लोग बोलते हैं। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से तो मुश्किल है क्योंकि बार बार यही चीज़ें आती है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? मायोमेट्रियम के अंदर होता है ना। मॉन्स प्यूबिस से भी मुश्किल है। आप गैमेटोजेनेसिस से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको गैमेटोजेनेसिस से मिल जाए। अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करें बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है बच्चों? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ। तो यानी जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स थे, जिसको हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनियम कहा था, ये क्या थे? 2n थे। कुछ सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा गया, ये भी 2n हो गए,
ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मियोसिस हुई, ठीक है ना। जब मियोसिस यहाँ पे हो रही है तो मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ पे हैप्लॉइड यानी ये 2n अगर है तो ये क्या आएगा बच्चों, n आएगा। फर्दर मियोसिस सेकंड हुई, मियोसिस सेकंड इज आल्सो नॉन एज माइटोटिक डिवीजन, तो ये भी क्या होगा अभी बच्चों n होगा, ठीक है ना। फर्दर फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ का हो गया। अब इसी का ट्रांसफ़र अगर हम लोग कर दें बच्चों कहाँ, वास्ट डिफरेंस में, है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशंस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्मिएशन कहते हैं। इन लोगों को जो खाना पीना है, और इस वाले स्टेप को हम लोग क्या कह रहे थे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ बन रहा, क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है बच्चों मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन। बाकी आपको एक क्वेश्चन तो उगोनिया वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उगोनिया, ठीक। फर्दर उगोनिया से बच्चों फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बच्चों बनता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है बच्चों, ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ भी जो है 46 क्रोमोसोम, उगोनिया 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे मियोसिस हुई 23 बने, ठीक है ना। फर्दर ओवम। अब यहाँ पे जो ओवम बन रहा है बच्चों सेकेंडरी oocyte, अगर पूछा जाए कि मेंस्ट्रुएशन में क्या रिलीज़ होता है तो बताइएगा कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को जैसे ही इसमें आके टच करता है बच्चों सेंट्रियोल, क्योंकि इसके पास नहीं होता तो ये सेंट्रियोल देता है, तब ये सेल डिवीजन मिल करता है, तब जाके ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन यानी मियोसिस सेकंड तब तक कंप्लीट नहीं होगी, जैसे ही यानी इस पर आके टच करेगा तब जाके कंप्लीट होती है। तो ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, आफ्टर, सेकंड पोलर बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबको बहुत अच्छे से पता है कि डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ये रिलीज़ करते हैं क्या बच्चों, एस्ट्रोजन। तो बिफोर अगर हम लोग 14 डेज़ की बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है ये हाई होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेवल हाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बच्चों ये बढ़ेगा कब, ये बिल्कुल सेम होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन होता है, कार्पस ल्यूटियम इसका लेवल बढ़ा देता है, तो यहाँ भी बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो प्रेगनेंसी को भी तो मेंटेन करना है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। यहाँ भी अगर हम लोग LH की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं LH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ बढ़ रहा है तो LH का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और FSH का लेवल क्या होगा, कम होगा। लेकिन LH सर्ज हो जाता है, पढ़ा था कि LH सर्ज जब होगा यानी LH का लेवल FSH से जब ज़्यादा हो जाए तभी ओवुलेशन पॉसिबल होता है ना। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, इसी के लिए इसका नाम पड़ गया था फॉलिकुलर फेज, या हम कहें प्रोलिफरेटिव फेज। आफ्टर 14 डेज बाद इसका नाम पड़ गया था बच्चों सिक्रीटरी फेज, क्योंकि कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है या कुछ लुटा रहा है, ल्यूटियल फेज कहते हैं, है ना। अगली साइकिल बच्चों यहाँ से बिगिन होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद आके इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद ही जो है आगे फर्दर चीज़ें डेवलप होती हैं। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाता है, ठीक। एक चीज़ और पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से हो सकता है आ जाए। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कोलोनिक विलाई कहते हैं। वो बात छोड़िए, हम बात करते हैं जो है प्लेसेंटा क्या इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। यस, प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा बच्चों सिक्रीट करता है HCG, HPL, ठीक। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, कहाँ से बच्चों, ओवरी से। ये रिलैक्सेशंस कराता है लिगामेंट्स का, ताकि डिलीवरी जो है आसानी से हो सके, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी डेवलपमेंट तो आपको पता होगा कि किस मंथ में क्या क्या बनता है ये चीज़, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें बच्चों तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप ये बस याद रखिएगा, एक डाटा ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाला डाटा, ठीक है ना, कि 1900 में जो है बच्चों 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, 2000 में जो है 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, और 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। अगर हम यहीं पे इंडिया की बात कर दें तो इंडिया की बात तो हम लोग करते करते शर्म आ जाती। 350 मिलियन जो है इंडिपेंडेंस डे के दौरान थी, यानी भारत की आज़ादी जब हुई है, तो 1 बिलियन ये लोग क्रॉस कर गए थे। कब? क्योंकि आज़ादी के बाद सिर्फ रिप्रोडक्शन किए ये लोग 2000 में,
और 2011 की रिपोर्ट तो 1.2 बिलियन, ठीक है ना, 1 बिलियन 2000 में क्रॉस कर गए थे, 2011 में 1.2 बिलियन ये लोग क्रॉस कर गए थे। और हम तो हमारे तो ये भी आपको हो सकता है ना पूछा जाए, ठीक है ना। नेचुरल मेथड्स में पूछा जा सकता है, नेचुरल मेथड्स में कई सारे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन मुश्किल ही है। वो कॉन्डोम के बारे में आपसे नहीं पूछ सकते हैं, आईओडीज के बारे में हो सकता है पूछने, क्योंकि तुम लोग जो चीज़ पूछी नहीं जाती उसके बारे में बहुत नॉलेज रखते हो। हाँ, कंडोम वंडोम पूछा नहीं जाएगा, उसमें तुम लोग नॉलेज बहुत रखे हो, पढ़ के बैठे हो गए सब खूब डिटेल, लेकिन हो सकता है पूछा ही ना जाए तो फ़ायदा क्या। तो ऐसी चीज़ पढ़ो जो पूछी जाए आपसे। आईओडीज की बात करें तो ये सबको पता है कि आई से बच्चों इंडिया में है ना, आई से आइडियल, ठीक, यू से यूटेरस में, डी से डॉक्टर के थ्रू या नर्स के थ्रू हम लोग इसको इंसर्ट्स कराते हैं। आपको मैचिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना, कि कॉपर कंटेनिंग बता दीजिए, नॉन स्टेरॉयडल की अगर बात करें, नॉन मेडिकेटेड, ठीक, नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो मैंने बताया था नल, याद रखना, लिप्स लूप, क्या लिप्स लूप, ठीक है ना। कॉपर रिलीजिंग में हमने बताया था, कॉपर रिलीजिंग कट कस मल्टीलोड 375, याद आ रहा है सभी को। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेजर्ट और LNG20। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से एक मिल सकते हैं। पिल्स का बाकी सबको पता है कि मेंस्ट्रुएशन आ चुकी है, उसके बाद से आप यानी 3 to 5 डेज, इसके बाद से पिल्स आप स्टार्ट करिए। पिल्स की 21 दिन तक गोली आपको खानी है। 7 टैबलेट्स आपको दिए जाते हैं किसके बच्चों, आयरन की। पिल्स जो है क्या करती है, ओवुलेशंस को इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशंस को रोकती है, अल्टर कर देती है सर्वाइकल म्यूकोसा को, जिससे जो है इम्प्लांटेशंस नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। लेस साइड इफेक्ट है स्टेराइजेशन। एक सवाल बेहिसाब पूछा गया है, वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी, अगेन मैं बता दे रहा हूँ, वैसेक्टमी हम लोग वास डिफरेंस काटते हैं यानी मेल में, और ट्यूबेक्टमी जो हम लोग करते हैं ट्यूब काटते हैं, फिलोपियन ट्यूब, ये फीमेल में हम लोग करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया लेकिन तब भी आप लोग गलत करके आते हैं। MTP बच्चों परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है मच मोर रिस्कियर होती है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में हम आपको थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में जो है आपने पढ़ा होगा बच्चों हेपेटाइटिस बी पढ़ा होगा, HIV पढ़ा होगा, है ना, जो ट्रांसफर हो जाती है। और इसी STD को हम लोग बोलते हैं विनरियल डिसीज़ बोलते हैं, RTI ही बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों हेपेटाइटिस बी हो गई, HIV हो गया, जेनाइटल हर्पीज़ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जेनाइटल हर्पीज़ आपने पढ़ा होगा। ये भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आए थे, तो मुझे तो इस बार उम्मीद कम लग रही है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम वैसे पढ़ ही ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी हो गई, HIV हो गया, जेनाइटल हर्पीज़ हो गई, जेनाइटल वॉल्स हो गया, ठीक। ये जो बीमारियां हैं बच्चों ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, क्लियर। चलिए, गोनोरिया पढ़ा होगा, सिफिलिस पढ़ा होगा, क्लेमाइडियासिस पढ़ा होगा, जेनाइटल वार्ड्स पढ़ा होगा, ट्राइकोमोनियासिस पढ़ा होगा। ये सब बीमारी जो है बच्चों याद रखिएगा। पिछली बार आया था तो उम्मीद कम है, मुझे लग रहा है इस बार जिफ्ट गिफ्ट ये सबसे आएगा, ठीक है ना। इसके भी क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, जिफ्ट गिफ्ट, है ना। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों ET क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करते हैं बच्चों जिफ्ट की। जिफ्ट का फुल फॉर्म सबको पता है, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। एक होता है बच्चों IUT, इसमें क्या अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स अगर हम लोग इंसर्ट करें, अप टू 8 ब्लास्टोमियर तो जिफ्ट बोलेंगे। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बोलेंगे बच्चों IUT, ठीक है ना। गैमेट हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद किसको है, फीमेल को। अगर यानी एक फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही उसको हमने गिफ्ट कर दिया ओवा, ठीक है ना, मतलब प्रोड्यूस ओवा नहीं कर पा रही लेकिन एक अच्छी साइट दे सकती है डेवलपमेंट के लिए, तो गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ओवा हम लोग गिफ्ट कर दें। फीमेल को गिफ्ट बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो एक ऐसी फीमेल जिसके पास जो है प्रोडक्शन तो नहीं हो पा रहा होगा लेकिन अच्छी साइट दे सकती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो है इंजेक्शन में क्या करते हैं, स्पर्म फिल करते हैं और साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इसके अंदर, हम लोग फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग ऐसे लोगों में करते हैं जिसमें बच्चों फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी स्पर्म में ना हो, है ना, जो है पियर्स ना कर पाए, क्योंकि ओवा की लेयर तुमने पढ़ा है काजीपुर, कोरोना रेडिएटर जोनो प्लस पेरिवाइटलिन स्पेस है, तो हो सकता है पियर्स ना कर पाए, तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। लास्ट आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा होगा, इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, को नहीं इंसेमिनेट कर पा रहा है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक हम लोगों की ये यूनिट कंप्लीट हुई बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें तो सबको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ना। मेंडल साहब का जन्म जो हुआ है 1800
22 में जन्म हुआ था। 1856 से 1863 तक बच्चों इन्होंने गार्डन में काम किया। 1865 में अपना रिजल्ट पब्लिश हुआ, लेकिन फ़ायदा इनका कुछ नहीं हुआ, माना ही नहीं गया। 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1900 में इनका दोबारा से हम लोगों की ये यूनिट कंप्लीट हुई बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें तो सबको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ना। मेंडल साहब का जन्म जो हुआ है 1822 में जन्म हुआ था। 1856 से 1863 तक बच्चों इन्होंने गार्डन में काम किया। 1865 में अपना रिजल्ट पब्लिश हुआ, लेकिन फ़ायदा इनका कुछ नहीं हुआ, माना ही नहीं गया। 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1900 में इनका दोबारा से रिपीट हुआ सब कुछ। बाद में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया गया, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। यहाँ से हो सकता है एक आध क्वेश्चन टकरा जाएँ आपको, ठीक है ना, कि मेंडल साहब ने क्या क्या लिया था, पॉड कितने लिए थे, है ना, जो है सीड के बेसिस पे क्या लिया था, कलर के बेसिस पे कितने कैरेक्टर्स लिए थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्टेम हाइट की बात करें सबको पता है, टॉल और डार्फ। ज़्यादातर प्लांट आप टॉल देखेंगे तो टॉल डोमिनेंट है, डार्फ क्या है, रेसेसिव। फ्लावर कलर में वायलेट वाइट था, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल था, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड था। पॉड कलर में मैंने बताया था, पॉड कलर में याद रखना पजई ग्रीन येलो, ठीक है ना। अगर आप सीड कलर में जाएंगे, सीड के कलर में तो येलो और ग्रीन था, इसी का जस्ट रिवर्स। तो ये क्वेश्चंस जो है अगर पूछा गया तो गया, नहीं तो हो सकता है पूछा भी ना जाए, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि बचपन से करते आ रहे हो ये, है ना। टाल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बने, ये बना, सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग के बाद बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, ये देखिए आपको दिख रहे हैं। तो फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछेगा, जीनोटाइप में 1:3, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 1:1। टाल की बात करें तो ये क्या है बच्चों, टॉल है, और ये क्या है बच्चों, ये डॉर्फ है, क्या है ये, डॉर्फ है। तो इसमें टॉल और डॉल्फ तो हम लोग क्या कहेंगे 3:1, ये क्या है बच्चों 3:1 है, 3:1, और इसमें 1:1, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसको भी मैंने आपको बताया था निकालने के लिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने पढ़ा होगा कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का रेशियो बराबर होता है, 1:1 आता है। हम लोग रेड वाले को क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस करते हैं, रेड और वाइट को पढ़ा होगा। रेड और वाइट को क्रॉस करने के बाद हमें पिंक कलर का जो है मिलता है। फर्दर हम लोगों ने सेल्फिंग करा दिया तो हम लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, 1:1 का रेशियो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो 1:1 का जो है रेशियो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल्स आप लोगों को याद होना चाहिए। मोना एग्जांपल्स याद रखना, मोना मिराबिलस जिलापा, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, और राइजा सताइवा, निकोटियाना टोबैको, एंड्रोलिशियन, एंटी रेहिनम, स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं। कोडोमिनेंस में एबियो ब्लड ग्रुप एग्जांपल्स होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने फेनोटाइप होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। जीनोटाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं। एलील कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है ना, कि होमोजाइगस कितने हैं, हेटेरोजाइगस कितने हैं, ये एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और रेशियो भी पूछ सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो सबको पता होगा 9:3:1 होता है, और वो वाला क्या होगा 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक। मेरे ख्याल से ये भी पता होगा। बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे बेटा। अब 1900 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी ने, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशंस जो किया था बच्चों, वो मॉर्गन साहब ने किया था। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो इस बार उम्मीद कम है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस जो किया था बच्चों, वो मॉर्गन साहब ने किया था। मॉर्गन साहब ने काम किस पे किया था, सभी को पूरा नाम तो थॉमस फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने जो काम किया था वो बड़ा अच्छा काम किया था। इन्होंने कहा कि फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी हम लोग इसको कहते हैं। इन्होंने क्या कहा बच्चों
कि किसी भी फ्लाई जो लिया था, ये क्यों लिया था, क्योंकि ये ग्रो कर जाती है सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, इजीली ग्रो कर जाती है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा जो है कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल ये 2 वीक्स में कर लेती है, ठीक। तीसरा पॉइंट इसका ये था कि सिंगल मेटिंग में झुआ भर पॉलिनी अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है। क्लियर डिफ्रेंसिएशन हम लोग सेक्स का कर ले रहे थे, और हेरिडिटी वेरिएशंस लो पावर माइक्रोस्कोप पे हम लोग इसको देख के बता ले रहे थे, ठीक है ना। इसी वजह से जो है लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमेशा किसके होता है बच्चों, रिकॉम्बिनेशंस के होता है, ठीक है ना। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होगा, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज के होगी, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज के होगा, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशंस, अगर 2 जीन क्रोमोसोम पर पास हैं तो जनरेशन पास होंगे। ऐसे प्लांट के कैरेक्टर वाले का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, ऐसे जिनको लिंक जीन और फिनोमेना को लिंकेज कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। अब इसमें उन्होंने जब लिया था, क्रॉस कराया था, तो आपने देखा था कि रेशियोज़ क्या आए थे बच्चों, अलग अलग आए थे। 1.3% आया था और 37.2 आया था, पढ़ा होगा। उसके बाद बच्चों डिफ्रेंसिएशंस भी मुश्किल है आए पेडिग्री एनालिसिस में। अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया से भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। सिकल सेल एनीमिया में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीटा पोजीशंस पे चेंज होता है, बीटा चेन में गैग टू गग होता है, गैग टू गैग होता है, वैल हिज लिव थ्रो प्रो ग्लू 1 2 3 4 5 6, तो ये ही वाला चेंज होता है, 6 पोजीशन से बीटा चेन की, है ना। तो ये पूछा जाएगा क्या गैग टू ग्लू होता क्या होता है, तो वही बताना है आपको, गैग टू गग क्या बताना है, गैग टू गग होता है, नहीं समझ पाए, ठीक है ना। यही पूछेगा बेटा आपसे कि ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किससे बच्चों, वैलिन से। क्या आ जाता है ग्लूटामिक एसिड पे, ग्लू वैलिन लग जाता है, ठीक है ना। तो सिकलिंग होने लगती है आरबीसी में, इससे बच्चों बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंजाइम, इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है डिफेक्ट हो जाता है, जिससे जो है फॉर कन्वर्जन नहीं हो पाता है फिनाइलिन का टायरोसिन में, टायरोसिन फर्दर कन्वर्ट होता है मेलानिन में, फिर इसका भी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। तो एल्बिनिज्म हो जाता है जब फिनाइल एलेनिन से क्या बनता है बच्चों, टायरोसिन, टायरोसिन से मेलानिन। अगर ये नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गई, ये नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो एल्बिनिज्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपको डाउन सिंड्रोम पता ही होगा कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स आते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन है बेटा, डाउन है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है 21st पे, है ना। 1860 में शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं, राउंड फॉरवर्ड टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होते हैं, पाम के रेसेस बड़े होते हैं, मेंटल डायरेक्शन होता है, साइकोमोटर फंक्शंस होते हैं, ये सभी बच्चों में जो है देखने को मिलते हैं। बिग टंग होती है, ठीक है ना। क्लाइनफेल्टर में आपने पढ़ा होगा कि 47 ट्राइसोमी के एग्जाम्पल्स हैं। कैप्ट डीजे बताया था, कैप्ट डीजे, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड पटाऊ, टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी का है, ठीक है ना। टी से हो जाएगा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ और डाउन सिंड्रोम और जैकोब सिंड्रोम। एक होता है जैकोब सिंड्रोम, तो इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में 45 विद यक्सो होता है, ये बात सबको पता है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं डीएनए में, आपसे कभी यहाँ तक तो 4 ग्राफ रूल तक नहीं। अब उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन पूछा जा सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन हम लोग कौन कौन से अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो याद रखना माल, मिथाइल, आर्जिनिन, एसिटाइल, लाइसिन। फर्दर क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है। इबिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स किसका दिखता है बच्चों, तो न्यूक्लियोसोम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखता है। इसकी डिस्टेंस क्या होती है सबको पता है। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा सबने, एस स्ट्रेन होता है, आर स्ट्रेन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस मुश्किल है कि आए, ठीक है ना। यहाँ से पूछा जा सकता है कि हार्शी एंड चेस के किस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि जो है जीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो हार्शी एंड चेस 2 साइंटिस्ट थे, तो 2 यानी 1952 में जो है ये हमें पता चल गया था। इन्होंने क्या लिया था बच्चों, इन्होंने बैक्टीरिया का यूज़ किया था, बैक्टीरिया लिया था
और क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था, और क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना। इसी की मदद से इन्होंने क्या किया, अब सबको पता है ये बात कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन में आपने पढ़ा था सल्फर कंटेनिंग, तो इन्होंने S35 लिया था। अब फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सबको पता है, DNA में। तो इसी में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के मेथड से हम लोगों ने पता लगा लिया था कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कौन करता है। 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशंस, ये भी सबको पता है। इसके बाद बच्चों सेमी कंजर्वेटिव का ये था कि हर 20 मिनट में जो है DNA डबल होता है। तो हमने फर्स्ट इसमें बताया था फार्मूला, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का निकालने के लिए। हाइब्रिड, सबको ये बात रट लेनी चाहिए कि हाइब्रिड हमेशा सेम होता है, हाइब्रिड हमेशा 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। किसी भी जनरेशन की आप बात करें, 4th जनरेशन की बात करें, 2 होगा, ये हमेशा फिक्स है। तो अब फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो हाइब्रिड जब आ गए तो प्योर मैं कहूँ, ये लाइट कहूँ, ये कुछ नहीं होगा, रेशियो कुछ नहीं बनेगा। अब सेकंड जनरेशन में हमने फार्मूला बताया 2 की पावर 2 कर दो तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 2 तो हमेशा फिक्स है हाइब्रिड, 2 ये आएगा, रेशियो 1:1 आएगा। अब 2 की पावर 3 कर दो तो 8 हो जाएगा, 2 ये आ गए, बचा 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है ना। 2 की पावर 4 कर दो 16 आएगा, तो ये बचेगा 14, यानी 1:7 आएगा। ठीक है ना। तो ये रेशियो पूछ सकता है कि हाइब्रिड और प्योर का रेशियो क्या होगा, ये आप बता सकते हैं इजीली। ठीक है ना। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि जब ट्रांसक्रिप्शंस होता है तो ये वाला डायग्राम पलट सकता है, इधर उधर कर सकता है। ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, 3 to 5 डायरेक्शंस में है, किस जगह 3 to 5, और ये क्या होगा 3 to 5। अब यहाँ पे जो नया स्टैंड्स बनना शुरू होगा वो किस डायरेक्शन में, 5 to 3, ये किस डायरेक्शन में, 5 to 3 की डायरेक्शन में, है ना। लेकिन यहाँ पे जो होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ें टूट टूट के बनती हैं, पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से बनती हैं, इस तरीके से बनती हैं। अगर इस तरीके से बन रही है इसका मतलब ये है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड हम लोग कहते हैं। और ये स्लो भी होगा बच्चों क्योंकि टूट टूट के बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, ये जल्दी बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन 5 से 3 होती है ना। इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, 3 से 5, तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्टैंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड कहेंगे। तो ये तो हमने ऐसे बनाया था, इसको पलट सकता है वो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप जो है इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने एक और पढ़ा था बच्चों, ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट, याद आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट में हम लोगों ने प्रोमोटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, प्रोमोटर पढ़ा था। प्रोमोटर में एक ख़ास बात हमको और दिख रही थी, हाँ, प्रोमोटर में हमने बताया था आपको, चलिए ये बच्चों हमने बताया था इस तरीके से स्ट्रक्चर, है ना। इसका कलर चेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ये बताया था प्रोमोटर एस से सेकंड, एस से स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेटर इंड पे होगा, है ना। टर्मिनेटर इंड पे बेटा इसलिए होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पी से प्रोमोटर पी से शुरू करेगा, यानी यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम लोग ये 3 ये 5, तो ये 5 ये 3 बताते हैं। ये हम लोग जो बनाते हैं, ये हम लोग हमेशा इसके बेसिस पे बनाते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो आप बताइए इसमें अगर हम बात करें 5 की, तो 5 को आप क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। अगर हम 3 की बात करें, 3 को आप क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है ना। तो ये 3 क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम। ठीक, ये क्या है बच्चों, ये है अप स्ट्रीम। ठीक है ना। अगर प्रोमोटर पूछा जाए इस स्टैंड्स के हिसाब से किधर है, डाउन स्ट्रीम पे है, इस स्टैंड के हिसाब से अप स्ट्रीम पे है, इधर क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, इधर क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल से बात समझ में आई। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है ना। जिसको कोई चीज़ देख के बनाई जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। और नॉन टेम्पलेट, इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग स्टैंड। ठीक है ना। जिसको इस कोई चीज़ देख के कॉपी की जाए, जैसे मान लो ये बच्चों ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों
ए, यहाँ पे क्या आएगा सी, यहाँ पे क्या आएगा जी। अब मुझे आरएनए बनाना है, ठीक है ना, आरएनए बनाना है। तो हम लोग हमेशा अगर हम इसको देख के बना रहे हैं, ठीक है ना, इसी को देख के, तो इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जिसको देख के हमने नया स्टैंड बनाया है, ठीक है ना। और हमेशा जो नया स्टैंड बनता है उसकी डायरेक्शन ये है 3 से 5, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 होती है। तो अब ए की जगह यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आरएनए है, टी तो हो नहीं सकता, तो यू होगा, टी की जगह यहाँ ए होगा, जी की जगह बच्चों यहाँ पे सी होगा, सी की जगह जी होगा। ये हमारा स्टैंड बन गया। हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टी की जगह यू रखना है। तो अगर यहाँ टी की जगह यू रख दें तो बिल्कुल वही सीक्वेंस है, देखिए आप लोग। अगर मैं ये टी की जगह यू कर दूँ तो बिल्कुल इसी की तरह सीक्वेंस तो मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग इसी वजह से कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ गया है। तो ये भी याद रखना, कुछ स्टैंड दे के आपसे बनवा सकता है एग्जाम इंटर्न, बाकी सबको पता है एग्जाम अच्छा वाला होता है, इंटर्न ख़राब वाला होता है, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग बोलते हैं जब हम लोग इंटर्न को हटा देते हैं, एग्जाम को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जेनेटिक कोड में आओ जी जाओ जी याद रखिएगा, इसके 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडान होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 3 क्या करते हैं, कोड नहीं करते हैं किसी अमीनो एसिड को, स्टॉप कोडान बोलते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, स्पेसिफिक, डिजेनरेट और यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, हाँ, लैक ओपेरान से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लैक ओपेरान से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि बताइए, अगर लैक ओपेरान की बात करें हम लोग, लैक ओपेरान से पिछली साल आया था तो मैं इस साल अवॉइड कर रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन मन कह रहा बता दूँ, बस इतना सुन लो। आई जीन जो है बच्चों वो किसको, रिप्रेसर को, और जेड जीन किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, ठीक है ना। वाई किसको करता है बच्चों, परमिएस को, ये मैचिंग का आया था पिछले साल। ए वाला किसको करता है, ट्रांस एसिटाइलेस को करता है, ठीक है ना। अगर इंड्यूसर बेटा प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगी, नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, तो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग जीन की होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नॉर्मल फंक्शनिंग जीन परफॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं है तो जाके ऑपरेटर पे बाइंड करके पूरे के पूरे सीक्वेंस को चेंज कर देगा, ठीक है ना। आपसे बीएससी वाईएससी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशंस पे हम थ्योरी आपको ये बता देते हैं, शुरुआती थ्योरी जो है कौन कौन सी थ्योरी थी, ठीक है ना। थ्योरी में आप याद रखिएगा कि हमारी पहले एक पॉइंट याद रखिए कि जो हमारी अर्थ थी, यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। यूनिवर्स के बाद बच्चों हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ से क्या बना, लाइफ बनी। अर्थ में अगर हम बात करें तो 4.5 बिलियन, और लाइफ जो है 4 बिलियन यानी 500 मिलियन के बाद आई हमारी धरती पे, पहला पॉइंट। दूसरा है बच्चों स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यही कह रही थी, गिवन बाय वॉन हेलमोंट्स। ऑटो बायोजेनेसिस थ्योरी हम लोग बोलते थे, ऑटो बायोजेनेसिस थ्योरी हम लोग बोलते थे। इस थ्योरी का सिद्धांत यही था कि सड़ी गली चीज़ों से जो है लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ओपेरिन रसिया के थे, हार्लेन इंग्लैंड के थे। हीरो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, हीरो रसिया, ठीक है ना। हार्लेन इंग्लैंड और ओपेरिन कहाँ के थे, रसिया के थे। अगला पॉइंट आप ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है कि इन्होंने क्या कहा था बच्चों कि फर्स्ट फॉर्म लाइफ डेट हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है लाइफ यानी केमिकल एवोल्यूशंस थ्योरी दी थी। केमिकल एवोल्यूशंस थ्योरी के बाद में जो है मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया 1953 में। सबको पता है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था। पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार तो मुश्किल लग रहा है मुझे। और इस बार भी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, होमोलॉगस एनोलॉगस पे आएगा, होमोलॉगस और एनालॉगस पे आएगा क्वेश्चन, हर साल फिक्स है बेटा। तो होमोलॉगस को ही हम लोग बोलते हैं HT डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस CAC कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं हम लोग,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो बताएगा थॉर्न, टेंड्रिल्स, बोगनविलिया, ककरबिट, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों, होमोलॉगस के हैं। अगर हम लोग ऑक्टोपस ऑफ मैमल्स, फिलीपींस, पेंगुइन, डॉल्फिन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, उसके हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। 1850 की बात थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, हम किसकी बात करें बच्चों, 1850s की, यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात करें तो क्या जितने भी सूट्स थे, यानी जो स्मोकिंग पार्टिकल्स निकलते थे, पॉल्यूशन जो निकल रहा था, तब तो था नहीं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं। तो उस वक्त जो है वाइट कलर के मॉथ जो है ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे और ब्लैक वाले जो है पिकअप कर लिए जा रहे थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 1920 में जस्ट रिवर्स हो गया था। ये सबको कहानी पता होगी, बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है ना जो है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चंस टपक सकते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। ह्यूगो डिवरीज ने जो कहा था, ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा था बच्चों, मिस्टर लेस म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, और यही म्यूटेशन ही स्पेसिएशंस कराता है, साल्टेशंस कराता है, ठीक है ना जो है। और डार्विन की अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि डार्विनियन में ग्रेजुअल होता है, यानी वेरिएशन स्मॉल है, डायरेक्शनल है ना जो है। ये बात कही थी, पता होगा सबको। अब उसमें हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल्स मेरे ख्याल से सभी को आता है, और नहीं आता है तो हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन जो है हो सकता है बेटा आ जाए, तो इसको बहुत कायदे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। P + Q = 1, P² + Q² + 2PQ, ठीक है ना। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, होमोजाइगस, रिसेसिव और हेट्रोजाइगस में ये अगर आप देखें ये 1 होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपको दिया है, मान लीजिए मैंने कहा P = 0.4, तो Q ऑटोमेटिक आपको पता हो जाना चाहिए कि 0.6 होगा, क्योंकि P + Q ऑलवेज कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो यहाँ पे आप रख के निकाल सकते हैं। अगर इसका पूछा गया बताओ P कितना होगा, Q कितना होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशंस कितनी होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा, रिसेसिव कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो है हर साल पूछे जाते हैं बच्चों। कैपिटल ए ये P² को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए Q² को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए स्मॉल ए यानी ये 2PQ को रिप्रेजेंट करता है। तुमने पढ़ा होगा। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशंस। तो यहाँ से भी सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। हार्डी विंगबर्ग पे तो एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। इसके बाद डाटा वाले में मुझे लगता है कि इस बार डाटा वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो डाटा वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर रटिएगा, ठीक है ना। कि ड्राफ थीकस आए और क्या आए बच्चों, रामापिथिकस आए, ठीक है ना। 15 माया की बात है, कब, ये 15 माया में ड्राफ थीकस और रामापिथिकस आए। तो ड्राफ थीकस, रामापिथिकस, राम लाइक यानी मोर मैन लाइक थे, ड्राफ थीकस जो था एप लाइक था, ठीक है ना। अब ये लोग गौरिल्ला की तरह चलते थे, हेयरी, इनके ऊपर जो है चिंपैंजी और हेयर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। रामापिथिकस मैन लाइक था, ड्राफ्थिकस एप लाइक था। फी फॉसल्स ऑफ मैन लाइक वो इथियोपिया तंजानिया में डिस्कवर हुई। और 3 से 4 माया की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मैन लाइक प्राइमेट्स वाक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, जो 4 फीट से ज़्यादा के नहीं थे। फिर एस्ट्रोलोपैथेसियंस की बात करें बच्चों, तो एस्ट्रोलोपैथेसियंस जो थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ये लोग स्टोन वेपन से जो है शिकार करते थे, स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या खाते थे बच्चों, ये लोग फ्रूट खाते थे, ये लोग मांसाहारी नहीं थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद होमो हैबिलिस में अगर हम लोग आए तो 800 सीसी इनका जो है दिमाग था, ब्रेन कैपेसिटी। फिर फॉसिल्स डिस्कवर्ड जावा इन 1891 में डिस्कवर हुई। नेक्स्ट होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस ईट मीट, ये मीट खाते थे और इनकी जो है ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी बच्चों, 900 सीसी थी। देखिए धीरे धीरे बढ़ा। नींदरथल मैन जब आ गए तो इनकी जो है बच्चों 1400 सीसी हो गई थी। नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास ये लोग रहते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों
कि होमो सैपियंस एंड अफ्रीकन मूव आइस एज की बात करें तो 75,000 से 10,000। मॉडर्न होमो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो डेवलप हुआ 18,000 से, उसके बाद सेटलमेंट स्टार्ट हुआ यानी एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले। तो ये आपको रटा होना चाहिए डाटा, बिल्कुल ये डाटा से क्वेश्चन इस बार उम्मीद है कि पूछा जाएगा, क्योंकि ये डाटा से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आ जाएं तो साल्मोनेला टाइफीमेरियम टाइफाइड कराता है। कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, इसमें विडाल टेस्ट करते हैं। निमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक ये सब आता है। ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं लिप्स एंड फिंगर्स, है ना। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है। मलेरिया की 4 स्पीशीज सबको पता है। मलेरिया से पिछली बार क्वेश्चन था तो इस बार हो सकता है ना हो, ठीक है ना। इंटरमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें बच्चों तो लार्ज इंटेस्टाइन और अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, हाउस फ्लाइज का ट्रांसफ़र करता है, ये भी पूछा जा चुका है। अब एस्केरियासिस बच रहा है। एस्केरियासिस में बच्चों क्या क्या होता है कि इसके भी सिम्पटम इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं तो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिपेशंस की भी जो है बीमारी इसमें कॉमन हो जाती है। बाकी रिंग वॉर्म में सबको पता है टर्म, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन होती है। एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम रिंग वॉर्म कराते हैं, ठीक है ना। इन फिजिकल बैरियर, हाँ इनेट इम्यूनिटी में बच्चों जो हमारे बचपन से बर्थ से होती है, इसमें आपको 4 पॉइंट है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन। इसमें जो है बहुत आसान है, उम्मीद कम है कि पूछा जाए। प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस ज़्यादा सुना है, एनामनेस्टिक रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस स्लो होता है, सेकेंडरी बहुत फास्ट होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल रिस्पांस कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करती है। सेल मेडिएटेड सीमित टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ऑर्गन रिजेक्शंस में भी हेल्प करती है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों हमारी बॉडी खुद बनाती है, खुद लड़ती है। पैसिव इम्यूनिटी बाहर से मिलता है जैसे क्लोस्ट्रम। लेकिन वैक्सीनेशन जो है बच्चों जिसमें हम लोग एंटीजन का इंट्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जब एंटीजन का हम लोग करते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। एंटीजन का अगर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन प्रोड्यूस की थी किससे बच्चों, ईस्ट से। किससे, ईस्ट से हम लोगों ने जो है इसका प्रोडक्शन किया है। अब एलर्जी में सबको पता है स्नीजिंग होगी, मास, हिस्टेरिन, सीरोटोनिन ये सब रिलीज होते हैं ना जो है। इसमें हम लोग क्या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे देते हैं, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, यानी ये सब ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में बहुत आसान है। लिम्फॉइड आर्गन पढ़ाते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन बोन मैरो एंड थाइमस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बोन मैरो एंड थाइमस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन आप लोग याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चंस अगर ना भी आए पक्का है जो है ड्रग वाले से आएंगे, यानी हम लोग अफीम, चरस, गांजा, भांग और हीरोइन, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस जो है पक्का है आएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन सबको पता है, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल्स होता है, पियर पैचेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक। 8 से क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बस याद रखना। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। कार्सिनोजेन से भी हो सकता है इसकी कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पूछ ले। डायग्नोसिस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, ठीक है ना। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशंस करते हैं, ल्यूकीमिया तो नहीं है, एक्सरे, सीटी ये सब देखते हैं। एमआरआई जो होता है बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं, ये 2D बताता है, ठीक है ना। तो 3D वाला ज़्यादा बेस्ट है, तो CT 3D दिखाता है हम लोगों को इमेज, ठीक है ना। ओपियाइड्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं ड्रग है बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हीरोइन जो होती है कॉमनली कॉल्ड स्मैक, क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं स्मैक। केमिकली अगर हम लोग देखें डाइएसिटाइल मॉर्फिन, केमिकली क्या होती है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन हम लोग बोलते हैं विच इज़ वाइट होगी, हीरोइन वाइट होती हैं, ओडरलेस होंगी, ठीक है ना, बीटर होंगी। अगर मोहब्बत है छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, बीटर हो जाएंगी। क्रिस्टलाइन बिल्कुल चमकती हुई दिखेंगी तुम्हें। ऑप्टिन एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पपी प्लांट पपार सोमनिफेरम से निकाली गई है। इसको स्नॉटिंग भी कर सकते हैं,
ठीक है ना, और इंजेक्शंस भी आप दे सकते हैं। और स्लोज डाउन क्या कर देती हैं बच्चों, बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देती हैं। कैनाबिनोइड्स इसके मेन जो है कैना बी से बच्चों ब्रेन, ठीक है ना, तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनोइड्स हम लोग इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। कैनबिस सताइवा, फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेसिन, कैनबिस प्लांट्स, ये सब मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग, ये सब निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोकेन, इथोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, कोकेन कॉमनली कॉल्ड क्रैक, ठीक। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं। कार्डियक एक्टिविटी को ये लोग क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और टेम्परेरी मतलब अच्छा फील कराते हैं। और भी हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। हेलोसिनेशन, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन, अदर वेल नॉन प्लांट्स, हेलोसिनिक प्रॉपर्टी एट्रोपा, बेल्लाडोना और धतूरा। कौन होता है, एट्रोपा, बेल्लाडोना और धतूरा। क्या होता है, धतूरा, ठीक है ना। ड्रग जो है बारबिटरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडायस्पिन, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल एमाइड्स, ये भी क्या होते हैं बच्चों, मेंटल इलनेस और डिप्रेशन, ये सब को ठीक करने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ से ड्रग वाले से भी एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज में। स्ट्रेटजीज में पोल्ट्री फार्मिंग से मुश्किल है क्वेश्चन आए, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस भी क्वेश्चन मुश्किल है आए। यहाँ से आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो पिछले साल आया था, तो यहाँ से तो नहीं आएगा। क्रॉस ब्रीडिंग से पिछले साल आया था जो है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से इस बार पढ़िए आप। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से अगर बात करें तो यानी स्पीशीज़ क्या होंगी बच्चों, अलग अलग होंगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि म्यूल्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो दो स्पीशीज़ का आपस में हम लोग वो कराते हैं, जैसे मेल डंकी और मेयर हो गया। मेल डंकी और मेयर को जब कराते हैं तो म्यूल बनता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मोएट से आ सकता है, मल्टीपल ओवुलेशंस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग FSH क्या करते हैं बच्चों, FSH LH इंजेक्शंस देके हम लोग मल्टीपल ओवुलेशंस कराते हैं। नॉर्मली एक साइकिल में एक प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं 6 से 8 एग्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म को डाल के क्या करते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं। 8 to 32 सेल स्टेज पे हम लोग नॉन सर्जिकली इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और हम लोग यूज़ करते हैं इसको कैटल में, शीप में, रैबिट में, बुफाइलोज में, ये सब में यूज़ करते हैं। एपीकल्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिशरीज से नहीं आएगा। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेज और मैराइन वाटर, लेकिन क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। यहाँ से मुझे उम्मीद है पूरी कि वीट और राइस से क्वेश्चन आएगा। 1960 की बात थी ग्रीन रिवोल्यूशंस की, और 2000 तक भुखमरी का सारा सब लोग शिकार थे। अब इसमें क्या था, सबसे ज़्यादा कम तो हमारे पास क्या था बच्चों, वीट। लोग चावल ज़्यादा खा रहे थे, रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही थी। अगर हम वीट की बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो 1963 में वीट का प्रोडक्शन कम था, तो बढ़ाना पड़ेगा हमें, है ना। इसका प्रोडक्शन हम लोगों ने 11 मिलियन से, कितना, 11 मिलियन से 35 मिलियन तक बढ़ा दिया था। और अगर हम लोग राइस की बात करें बच्चों, तो राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन से लेके 89.5 मिलियन प्रोडक्शन इसका बढ़ गया था। ये सब पॉसिबल इसी वजह से हुआ था, सेमी डार्क वैरायटीज़ की वजह से, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों, 1963 में 2 वैरायटी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना। बिल्कुल देखो सोने की तरह जो है आपका वीट होता है, तो ये वीट की वैरायटी थी, ठीक। और अगर हम बात करें राइस की, तो सेमी डार्क वैरायटीज IRA डिराइव फ्रॉम डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, फिलीपींस, ताइचिंग, नेतिवन, ठीक है ना। 1966 में जयान रत्ना 2 वैरायटीज़ आई बच्चों। सेमी डार्क वैरायटीज़ में अगर हम बात करें तो सैकरम बारबेराई की आपने पढ़ा होगा, बैनपुर, क्या पढ़ा होगा, बैनपुर पढ़ा होगा। सैकरम बारबेराई ग्रो नॉर्थ इंडिया, पुअर शुगर कंटेंट होता है। सैकरम ऑफिसिनेरम में क्या होता है बच्चों, हायर शुगर कंटेंट, प्रोडक्शन से अच्छा होता है। और यहाँ से एक
आप याद रखिएगा, फंजाई जो बीमारी कराती है, फंजाई बारो रेड लाइट याद कराया था। फंजाई जो बीमारी कराती है, फंजाई बारो यानी बच्चों ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंजाई कराती है। और बैक्टीरिया में बस एक ही है बच्चों, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये कौन कराता है? ये बैक्टीरिया कराती है। वायरसेस में टोबैको मोज़ेक वायरस और टर्निप मोज़ेक वायरस, ये तो याद हो गया। फंजाई बारो रेड लाइट, मेन फंजाई वाला याद रखिएगा, फंजाई बारो रेड लाइट, ये आपसे जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। उसके बाद वीट वाली जो वैरायटी थी, ये भी मैंने आपको याद कराया था कि कैसे हम लोगों को याद करना है। इसकी बीमारी बारात करण की संवारे वाइट, है ना। कॉलीफ्लावर, कल सुबह स्नो बरसा, कॉलीफ्लावर की अगर बात करें कल सुबह यानी कॉलीफ्लावर, पूसा शुभ्रा, पूसा स्वार्निम, ये वाली टेबल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, निमोनिक्स में बता दे रहा हूँ। काउपिया कोमल कोकोबा, बैक्टीरिया ब्लाइट। चल सदा चिली, चल सदा यानी सदाबहार, चिलक टिलक, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि हम लोगों को बायोफोर्टिफिकेशंस में क्या किया था। बायोफोर्टिफिकेशन में मेज हम लोगों ने ट्वाइस अमाइनो एसिड्स का कंटेंट बढ़ा दिया था, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को। किसको बच्चों? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को। ट्रिप्टोफैन लार्जेस्ट अमाइनो एसिड होती है, ठीक है ना। एटलस 66 वेट की वैरायटी है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था। आयरन में हम लोगों ने आयरन की मात्रा किसमें बढ़ा दी थी बच्चों? आयरन 45 टाइम्स राइस के अंदर। आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। रिच इन विटामिन मिनरल्स, विटामिन ए में हम लोग कैरेट, स्पाइनच, पंपकिन, विटामिन सी, बिटर गुड, बथुआ, मस्टी। आयरन और कैल्शियम होता है स्पाइनच बथुआ में, प्रोटीन रिच होता है। ब्रोड बीन प्रोटीन से लबलब भरा प्रोटीन से फ्रेंच गार्डन, ठीक है ना। सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल्स में स्पारुलिना का बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पारुलिना इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पॉल्यूशंस को कम करके प्रोडक्शन से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। 250 kg की काऊ 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे देती है, जबकि 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है बच्चों 25 टन ऑफ प्रोटीन। हाय 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 हाय, 25 टन। टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उम्मीद थोड़ा सा कम लग रही है। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो है क्वेश्चंस हम बता दे रहे हैं। आप ये हो सकता है आए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माई, है ना। लार्ज होल्स हो जाता है तभी तो शर्माने लगता है। अब ये जो होल होता है किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। CO2 के प्रोडक्शन की वजह से लार्ज होल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको मैंने ये बहुत बार बताया है, सिम्बिक निमोनिक्स बताई थी, सिम्बिक, ठीक है ना। स्टैटिन कहाँ से निकाला गया था बच्चों? ईस्ट से। मोनस्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग एजेंट। उसके बाद मैंने बताया था इंतिकाब बताया था बेटा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई है, ठीक है ना। साइक्लोस्पोरिन ए नाम है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में देते हैं। इसके बाद SMS पढ़ाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फाक्शंस में देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला गया था, बैक्टीरियल है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस हो सकता है मिल जाए। बाकी BOD से क्वेश्चंस, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। हम लोग कितने लीटर पानी में चेक करते हैं? 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों? चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आपसे हो सकता है पूछ लिए जाएं, लेकिन मुझे एक्टिवेटेड सेल एनारोबिक ये सब पढ़ चुके हो, आसान है। आपको यहाँ से क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, ठीक है ना। हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं मारने के लिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा लार्ड, लेडी बर्ग एफिड्स को मारती है, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्कीटो को खाती है, ठीक है ना। इससे भी हम लोग कम गए। BT कॉटन पे एक क्वेश्चन पक्का हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। BT कॉटन की बात करें, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बोलते हैं बच्चों, माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। इसके पॉकेट्स के फॉर्म में या प्लांट के अंदर आप जीन इंट्रोड्यूस करा लें, या मार्केट में ये जो है अवेलेबल है, तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं इसको। मार्केट से ले के भी जो है आप क्या कर सकते हैं,
इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए, जब इसको कोई खाने आएगा इसका ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जाएगा, वो एक्टिव होगा, पीएच जो होती है वो एल्कलाइन पीएच पे यानी गट में जाने के बाद एक्टिव होगा, उसका पेड़ जो है फाड़ देगा, बिल्कुल लिसिस करा देगा, ठीक है ना। तो बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स, ब्रासिका फ्रूट ट्रीज, ये सब पे आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स में दूसरा फंगस ट्राइकोडर्मा स्पीशीज रूट में जो है, जैसे ये रूट है, ये चारों तरफ फंजाई इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है ना। बनाने के बाद ये क्या करती है बच्चों, इसको प्रोटेक्शंस करती है बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। और एक बैकुलो वायरस इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बोलते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिकुलर स्पीशीज़ को ही मारेंगे, कोई असर नहीं डालते हैं ये प्लांट्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर कोई अफेक्ट जो है ये नहीं डालते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबको पता है कि हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा तो बढ़िया खाना जो है प्रोड्यूस होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशंस करता है, ठीक है ना, जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है। बाकी सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था बच्चों, वो किसने बनाया था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयन 1972 में जो है ये बनाया था, ठीक है ना। हम लोग इसमें कुछ और क्या करते हैं, बायोटेक में कटिंग करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, बाकी सभी को जोड़ दिया, यही काम चल रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1963 में अभी एक बात बताया हूँ आपको, वीट की जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग जया और सोनालिका और कल्याण सोना का यूज़ किया था ना। इसी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, हाइंड सेकेंड का नाम सुना होगा। हाइंड सेकेंड एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस से ही काटते हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर से ही कट करता है, ठीक है ना। 230 स्ट्रेन से हम लोगों ने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले थे, ठीक, याद रखिएगा, स्पेसिफिक होते हैं। हाइंड सेकेंड्स जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, बैक्टीरियोफेज वायरस डीएनए को कट नहीं कर पाता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, ये है बच्चों बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, हाइंड सेकेंड। अब वायरस का अटैक हुआ तो वायरस की वो आए, डीएनए इसको कट कर दिया, किसने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, हाइंड सेकेंड ने। तो हाइंड सेकेंड जो है ये वर्क करता है बच्चों किसको बचाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म, ये किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, लेकिन वायरस के डीएनए को कत्लेआम कर देता है, काट देता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, घटक, पिछली साल घटक आया था, इस बार घटक मुश्किल है आए। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर नहीं आया तो PBR 322 से आएगा। PBR 322 पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबको पता है कि हम लोग जेल यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है, निकाला गया था बच्चों वीड से निकाला गया था। अब सीवीड्स जो थी वो क्या थी, रेडेल्गा में जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, सबको पता है। एक आर्डिनल साइज सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, हम लोग साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे इसको सेपरेट करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुलाइज करते हैं आफ्टर स्टेनिंग विद द डीएनए, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। उसमें हम लोग यूवी रेस डालते हैं बच्चों, तब जाके हम लोगों को ये दिखाई पड़ती है, विजिबल होती है, ब्राइट ऑरेंज कलर आता है, ठीक। इल्यूशन सबको पता है क्या होता है, इल्यूशंस में कट करने के बाद हम लोग जब सेपरेट करते हैं बैंड्स ऑफ डीएनए एग्रोजेल से, उसको अलग करते हैं, जिसको इल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर PBR 322 की बात करें, PBR 322 में ये आपने डायग्राम पढ़ाई होगा। यहाँ पे बच्चों ROP रोप होता है, रोप क्या करता है, पार्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशंस करता है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस ओराई होते हैं। फर्दर अगर हम जाएँ, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होते हैं और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इस पे क्या होंगे, इको R1, कला 1, हाइंड थर्ड, बैम H1, इस पे क्या होंगे बच्चों, बैम H1 और साल 1 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक बात याद रखना, ये इस वक्त क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट है। अगर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है ना, इस वक्त ये क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट है,
ठीक, नॉन रिकॉम्बिनेंट। मैंने यहाँ पे एक नया जीन ला के जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया बच्चों, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। लेकिन अब ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अगर इसको एम्पिसिलिन से ट्रीट करूँगा रिकॉम्बिनेंट को तो इसकी डेथ हो जाएगी, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इसमें सर्वाइव करेगा। ठीक है ना। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों ग्रो करते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट में बोथ आर ग्रो, दोनों ग्रो करते हैं। जबकि अगर टेट्रासाइक्लिन की हम बात करें या हम एम्पिसिलिन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन वाले में क्या है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट नॉट ग्रो, रिकॉम्बिनेंट नॉट ग्रो। एम्पिसिलिन वाले में रिकॉम्बिनेंट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आप किस पे चेंज कर रहे हैं, उसके बेसिस से आप आंसर करेंगे। उसके बाद इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस वाला आता है कि रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम हम लोग को सेलेक्ट करना है तो हम एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट पे सेलेक्ट करते हैं। अगर कोई जीन है बच्चों उसमें हमने कोई दूसरा जीन इंसर्ट किया यानी बीटा इंसर्शन, तो वो क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कलर का प्रोडक्शंस नहीं हो पाएगा, जिससे हम लोग कलर के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को। अगला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पढ़ा था, डाइकाट प्लांट्स में हम लोग डिलीवर करते हैं बच्चों पीस ऑफ डीएनए, टीडीएनए ट्रांसफर, ट्यूमर का फॉर्मेशंस कर दिया था इसने। जब इसने ट्यूमर का फॉर्मेशंस कर दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, हमने देखा तो हमने क्या किया, इसके जीन को ख़राब वो किया, पहले जो है जो एक्टिव जीन था उसको ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद अगेन हम लोगों ने ट्राई किया, यानी हम लोग कहें कि उसके जो जीन बीमारी करा रहा था उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है ना। बाकी माइक्रो इंजेक्शंस आपने पढ़ा होगा, डीएनए को टेक अप करने के लिए माइक्रो इंजेक्शंस करते हैं। माइक्रो इंजेक्शंस हम लोग एनिमल सेल में देते हैं। बॉलिस्टिक और जीन गन हम लोग किस में यूज़ करते हैं, प्लांट में यूज़ करते हैं। काइटिनेज एंजाइम, इसमें एंजाइम आपने पढ़ा होगा, पीसीआर भी पढ़ा होगा। पीसीआर के बस स्टेप याद रखिए, पीसीआर के स्टेप्स होते हैं बच्चों डेट, क्या होते हैं, डेट। ठीक है ना। टैग पॉलीमरेज पूछा जाएगा टी से, थर्मस एक्वेटिकस या टैग पॉलीमरेज कहाँ यूज़ होता है, तो एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में यूज़ होता है। ठीक है ना। बहुत सारी कॉपीज़ हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन में, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, उसको बहुत पसंद है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन में आपने पढ़ा था बैसिलस जैसे प्रोटीन होती है, किल करती है सर्टेन स्ट्रक्स को, जैसे लेतु और कूलबी, लेतु और कूलबी, लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है ना, लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको, बर्डवार्म, आर्मीवार्म। कोलियोप्टाइल्स जो है बच्चों बीटल्स बोलते हैं। डिप्टेरेंस, फ्लीज, मॉस्किटो, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में ये क्या करती है, एग्जिट करती है, बट वंस इंसेक्ट के अंदर इंजेस्ट करती है, ये एक्टिव होती है। हमने बताया था अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होती है, एक्टिव होने के बाद उसको क्या कर देती है बच्चों, लिसिस करा देती है। आरएनएआई सबने पढ़ा होगा, आरएनएआई बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आरएनएआई होता क्या है कि बच्चों अगर डबल स्टैंड आरएनए बन गया तो डबल स्टैंड आरएनए बना तो फर्दर ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जीन के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए नेमेटोड पैरासाइट्स होता है, मिलोआइडोगाइन इनकॉग्निशा इन्फेक्ट्स जो करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स को। इसके इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएनए का हम लोग इंट्रोडक्शंस प्लांट के अंदर कर देते हैं। जैसे एक स्टैंड ये बना हुआ है, दोबारा दूसरा स्टैंड यानी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, फर्दर आपने पढ़ा है फ्यूटाइल, ये बेकार हो जाते हैं, फर्दर फॉर्मेशंस नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा इंसुलिन के बारे में सबको पता है। हम लास्ट टॉपिक आपको जीन थेरेपी पढ़ाएंगे। जीन थेरेपी में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेप याद रखना, बेले क्या देखना, बेल में पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की, लिम्फोसाइट्स के कल्चर कराया, दोबारा डाला, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सिर्फ और सिर्फ क्योर हो सकता है, बाकी कोई और तरीका नहीं है इसके क्योर होने का। ठीक है ना। अर्ली ट्रीटमेंट, लेट ट्रीटमेंट में आपको पता ही है कि हम लोग जो है कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग अर्ली ट्रीटमेंट हम लोग पॉसिबल है कर सकते हैं। ठीक है ना। पीसीआर हो गया, जिससे डिटेक्शन हम लोग अर्ली कर सकते हैं, पीसीआर सबसे बेस्ट माना जाता है। इलाइजा भी पढ़ा होगा आपने, इलाइजा से भी कर सकते हैं। कन्वेंशनल में हम लोग क्या करेंगे, जो सीरम और यूरिन एनालिसिस करते हैं, जो बहुत ही लेट रिजल्ट जो है देता है। अब हम लोग बच्चों आते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी में जो है हम लोगों से जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, सबसे पहले हम इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर में आपको पता होना चाहिए मोस्ट इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटल रिलेवेंट फैक्टर है। अगर हम लोग जो है
इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं बच्चों तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। माउंटेन प्लेन्स माउंटेन टॉप पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कम होगा या ज़्यादा होगा, हमारा टेम्परेचर कम होता है ना, जब हम लोग प्लेन से माउंटेन टॉप पे जाते हैं। तो ये दो चीज़ें पहली थी। अगर डिज़र्ट में आप जाएं तो वहाँ पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना। आप इसी वजह से होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे डीप सी थर्मल वेंट्स में चले जाएं तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, आर्की बैक्टीरिया ही सिर्फ और सिर्फ वहाँ सर्वाइव करता है। तो जैसे आपने देखा होगा मैंगो ट्री डू नॉट और कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी में नहीं ग्रो करता है। स्नो लियोपार्ड्स नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, टूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन्स। जाहिर सी बात है वहाँ क्यों पाए जाएंगे ये लोग। वाटर अगर पूछेगा बता ले जाओगे, वाटर में बस इसका एक चीज़ याद रखना, पीएच वाला मसला, पीएच वाला आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग नॉर्मल बात करें जो है सैनिटी नॉर्मल वाटर की जो 5% होती है, सी की अगर हम लोग बात करें तो 30 to 35%, हाइपर सेलाइन लाइजन की मोर देन 100% हाइपर सेलाइन होता है। बाकी लाइट नहीं पूछेगा, सॉइल नहीं पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, रेगुलेटर सबको पता है, रेगुलेटर जो है दो ही होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं जो है रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर्स। एक होती है बर्ड्स होती है, मैमल्स होती है, फ्यूल और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है ना। कन्फॉर्मर में ये पूछा जा सकता है कि जो बहुत सारे लोग यानी 99% जो है लोग क्या होते हैं बच्चों, कन्फॉर्मर होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। स्मॉल एनिमल इसी वजह से नहीं पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में, क्योंकि वो लोग मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है यानी प्रोड्यूस करना पड़ती है, तो वो लोग वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो माइग्रेट का मतलब माइग्रेट टेम्परेरी होता है, आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान हाउस थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम एवरी विंटर अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन से आते हैं। सस्पेंडर में आपने पढ़ा होगा, बियर जो है किस में जाता है बच्चों, हाइबरनेशन में जाता है। मैचिंग इक्वेशन स्नेल एंड फिश आपने पढ़ा होगा एस्टिवेशन में जाती है। जू प्लैंक्टन जो होते हैं डायपॉज कंडीशंस में जाते हैं। इसके बाद एडेप्टेशंस भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे जाए। एडेप्टेशंस में बच्चों अलग अलग तरीके का एडेप्टेशन होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल होता है। अगर हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम आर जेनेटिकली फिक्स्ड, यानी कंगारू रैट की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका में इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से वो कंसनट्रेट यूरिन जो है प्रोड्यूस करता है। थिक क्यूटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, थिक क्यूटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन से रोकती है। अगर ओपोनिशिया की बात करें बच्चों तो उसमें लीव्स नहीं होती, फ्लैटेंड स्टेम्स होते हैं। इन सब का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये सब क्या है बच्चों, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है ना। ओल्डर क्लाइमेट्स, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो कोल्ड क्लाइमेट में जो है लिम्स क्या हो जाते हैं, कान वान छोटे हो जाते हैं, एलेंस रूल कहा जाता है ना। अगर हम लोग एल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है, नाउजिया वोमिटिंग मोर देन 35 यानी 3.5 किलोमीटर ऊपर जाने पे, तिब्बत चाइना में सिचुएटेड पहाड़ है जहाँ पे, ऐसा नहीं हर जगह अगर आप 3.5 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो आपका एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, नाउजिया होगा, फटीग होगा, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स। बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, नहीं मिल पाते, जिससे हम लोग अपना आरबीसी का अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना जो है। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा कि बिहेवियरल में एक ही डिजर्ट लिजर्ड इसका एग्जाम्पल्स होती है जो क्या करती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कभी धूप लेती है कभी धूप नहीं लेती है, ठीक है ना। नोटिलिटी मोटिलिटी ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी लॉजिस्टिक वर्स हास्ट पास लॉजिस्टिक कर्व का जो है फार्मूला पूछा जा सकता है, dn/dt = rn kn/k, k-n/k, ये याद रखना। कुछ लोग k/k-n लगा के आते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों म्यूचुअलिज्म से मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रिडेशन से या तो सवाल आएगा या सवाल कंपटीशन से आएगा। तो प्रिडेशन से जो सवाल आएंगे वो बहुत आसान होंगे। हमेशा हम लोग शिकार की बात करेंगे, हमारे दिमाग में डियर और लायन ही चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें बटरफ्लाई वाला मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्ट्रेसफुल होती है अपने प्रेडेटर के लिए, क्योंकि कैटरपिलर स्टेज में उसने खा लिया होता है कुछ केमिकल्स, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस में आपने पढ़ा होगा सम केमिकल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, नेचर ने प्रोड्यूस किया था। आप वीट क्लोट्रोपिस अगर मदार के प्लांट की बात करें जिसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, क्लोट्रोपिस वीट क्लोट्रोपिस, उसमें क्या होता है केमिकल्स होता है जिससे प्लांट उसको खाते नहीं हैं, आपने देखा होगा। कंपटीशंस बेटा कंपटीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट है, इसके 5 पॉइंट में से एक पॉइंट मेरे ख्याल से पूछा जाएगा। कंपटीशंस की अगर हम लोग बात करें तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशंस होता है, पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन।
अब कह रहा है कि सैलो साउथ अमेरिकन की विजिटिंग फ्लेमिंग, अगर हम लोग बात करें कंपटीशन जो है सिर्फ और सिर्फ सेम स्पीशीज़ में होता है, यानी नीट वाले बच्चों में होता है, ऐसा नहीं है। जबकि नीट वाला बच्चा जो है कंपटीशन रखता है इंडियन वाले बच्चों से, हाँ रखता है, घर वाले पड़ोसी वड़ोसी सब रखते हैं कि उनका बच्चा जो है किस में IIT में निकल गया तो हमारा बच्चा नीट में निकलना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों, आपने देखा होगा फ्लेमिंगोस बर्ड है जो फिश से, एक बर्ड का किससे बच्चों, फिश से क्या है कंपटीशन चल रहा है। ठीक, अब इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब क्या है कि खाना पीना तो बहुत ज़्यादा मौजूद है लेकिन एक खाएगा तो दूसरा डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना। गॉस ने क्या कहा था बच्चों, गॉस ने कहा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सुपीरियर स्पीसीज जो होगा वो हमेशा अपने इन्फीरियर वाले को हटाएगा। ठीक है ना। अब इंगडोंग टार्टवाइज में क्या हुआ था, एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड्स ऑफ ईयर, क्योंकि बहुत ब्राउजिंग कैपेसिटी थी जिससे उसकी डेथ हो गई। कंपेटिटिव रिलीज की अगर बात करें, कह रहा है कि एक स्पीशीज़ एक एरिया में रह रही हैं, जो सुपीरियर होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, इन्फीरियर का एरिया क्या होगा, कम होगा। सुपीरियर का एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि दबंग है, थोड़ा सा जो है ज़्यादा फैला रहेगा, इन्फीरियर वाला थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना। कंपेटिटिव सुपीरियरिटी फाउंड बी एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली व्हेन कंपीटिंग स्पीशीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। अब कॉर्नेल लिगैंड एक्सपेरिमेंट्स में क्या था, रॉकी सीरीज स्कॉटलैंड कह रहा है कि बर्नाइकल्स बैलेनस डोमिनेट्स, बड़ा वाला, चैथामेलस छोटा है, छोटा वाले को रिमूव कर देगा। गॉस ने बाद में कहा कि सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिफरेंटली। अब गॉस कंपेटिटिव प्रिंसिपल्स में गॉस साहब ने दोबारा वही बात की कि जो सुपीरियर इन्फीरियर एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा सुपीरियर वाला इन्फीरियर को दबाएगा। लेकिन जो है मैक ऑर्थर साहब ने कहा कि नहीं, वार्बलर बर्ड्स हैं, 5 बर्ड्स हैं, ये लोग जो है एक ही पेड़ पर रहती हैं, आपस में कंपटीशन को क्या कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं। अवॉइड करके ये लोग अपनी क्या एक्टिविटी यानी बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल्स ये भी है और बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल लीजार्ड भी है। ठीक है ना। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल्स में आते हैं। और इस बार क्वेश्चंस पूरी उम्मीद है बेटा कि कमेंसलिज्म या पैरासिटिज्म या कंपटीशन से आएगा। म्यूचुअलिज्म इतनी बार एनसीईआरटी ने दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हमें प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चंस हमको लगता है कि आना चाहिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लांट का नंबर बढ़ाते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ाते हैं। जीपीपी इज इक्वल टू होता है, पिछली साल आया था बच्चों, जीपीपी इज इक्वल टू होता है एनपीपी प्लस आर, या मैं लिख सकता हूँ कि जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं एनपीपी। ठीक है ना। अब हम लोग होता क्या इसमें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बायोमास का प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं लेकिन सब प्लांट, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है बच्चों ये 4 बातों पर डिपेंड करती है कि प्लांट की स्पीशीज़ कैसी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें 170 बिलियन टन्स प्रोडक्शन होता है, 70% जो होता है बच्चों वो सरफेस के ऊपर होता है और 30% जो होता है वो ओशन में होता है। यानी हम लोग कहें 55 बिलियन जो है प्रोडक्शंस कहाँ होता है, ओशन में होता है। कहाँ होता है, ओशियन में होता है। और सरफेस पे 115 बिलियन प्रोडक्शन होता है। डिकम्पोजिशंस में आपने पढ़ा होगा, स्टेप्स याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन, फैल्सियम, पहले फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, लीचिंग, देन बच्चों कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशंस एंड डिकम्पोजिशंस। ठीक है ना। हम तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशंस, डिकम्पोजिशंस। ठीक है ना। लीचिंग का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाउन, कहाँ सॉइल हॉरिजॉन में जाते हैं और प्रेसिपिटेट बना लेते हैं अनअवेलेबल साल्ट्स के फॉर्म में। ह्यूमिफिकेशंस लीड्स टू फॉर्मेशंस ऑफ दी क्या बच्चों, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, ह्यूमस बोलते हैं, जो हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शंस के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्लो रेट्स होता है लेकिन न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद अगर डिकम्पोजिशंस की बात करें तो डिकम्पोजिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद अगर डिकम्पोजिशंस की बात करें तो डिकम्पोजिशंस जो है एरोबिक प्रोसेस होता है। अगर एरोबिक डिकम्पोजिशन है बच्चों तो डिकम्पोजिशंस जो है फास्ट होगा जब नाइट्रोजन और शुगर के मॉलिक्यूल्स भरे हों और एरोबिक रिस्पायरेशन हो। ठीक है ना। डिकम्पोजिशंस जो है स्लो होगा बच्चों लिग्निन और काइटिन की प्रेजेंस में। ठीक है ना। या लो टेम्परेचर हो या एनएरोबियोसिस कंडीशंस, तो इस कंडीशन में स्लो होगा। ठीक है ना। 10% लॉ ऑफ एनर्जी सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है एक जनरेशन से। जैसे मैंने कहा
कि यहाँ पे 2000 है तो अगले वाले में कितनी जाएगी बच्चों 200, अगले वाले में 20, अगले वाले में 2, फिर 0.2, फिर 0.02। इस तरीके से ओनली 10% 90% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिवन बाय इल्टन। स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट में फ़र्क समझिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है लिविंग होती है, स्टैंडिंग स्टेट जो होती है नॉन लिविंग होती है। एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है आप लोगों से ये जो है पूछ लेते हैं वो लोग अक्सर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास बताइए। क्या बताइए, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो मैंने आपको बताया था PFPG। पिरामिड ऑफ बायोमास में बच्चों IUUU यही तो बताया था, यानी पॉन्ड इकोसिस्टम का बच्चों इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है ना। पैरासिटिक इकोसिस्टम का अपराइट होगा, ठीक है ना। ग्रास लैंड इकोसिस्टम का क्या होगा, अपराइट होगा पिरामिड ऑफ बायोमास में। दूसरा क्वेश्चन आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, सबको पता है हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, अगेन वही चीज़ें, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पैरासिटिक इकोसिस्टम और ग्रास लैंड और क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चों, योर सर इज अपराइट, ठीक है ना। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है बच्चों ये स्पिंडल शेप हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, रोम्बॉइडल हो सकता है। पॉन्ड इकोसिस्टम अपराइट होगा, पैरासिटिक इकोसिस्टम भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या होगा, अपराइट होगा। यह है ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या होगा, अपराइट। ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चंस एक आ जाएगा। सक्सेशन में भी आप पढ़िएगा, और गैसियस वाले में एक कार्बन साइकिल से पढ़िएगा। कार्बन साइकिल वाली जो है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम लोग कार्बन की बात करें बच्चों तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और नेक्स्ट ओनली टू वाटर। इफ़ वी लुक टोटल कार्बन जो है 71% फाउंड इन डिजॉल्व ओशन में होते हैं, ओशनिक रिजर्वायर में, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें ग्लोबल कार्बन की बात करें तो 71% कहाँ होते हैं बच्चों, ओशन में। 1% कहाँ होते हैं, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। 28% कहाँ होते हैं, रॉक, फॉसल्स, ये सब में। अब ये जो CO2 है, CO2 हर ऑर्गेनिज्म दे सकता है, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, कंज्यूमर भी, डिकम्पोजर्स भी। एटमॉस्फेयर अगर फोटोसिंथेसिस करना 4 × 10⁻13 kg हम लोग एनुअली क्या करते हैं, कार्बन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बेस्ट रिजर्वायर जो फास्फोरस साइकिल होती है, इसका क्या होता है बच्चों, रॉक होता है। क्या होता है, रॉक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों एल्टीट्यूड और लैटिट्यूडनल, उस पर आपसे ये सवाल आएगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पे, कि बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, एक्सेप्शनल। तो आप बताइएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली लार्ज पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। टेम्परेचर कोलंबिया नियर इक्वेटर सिचुएटेड है, 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स होती हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ 105 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीशीज़। तो ये भी डाटा आपको पता होना चाहिए। अब अगर बच्चों आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि 40 के स्पीशीज़ जो है प्लांट की हैं, 3 के स्पीशीज़ फिशेस की हैं, 1300 जो है बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स की हैं और एम्फीबियंस की हैं, 378 जो है रेप्टाइलिया की हैं। मोर देन 2 मिलियन डिस्कवर्ड होना भी बाकी हैं, ठीक है ना। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने दिया था, ठीक है ना। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने दिया था, ठीक। दूसरा बायोडावर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, बायोडावर्सिटी लॉस बच्चों आयुष्मान रेडली सन 2004 के रिगार्डिंग 784 स्पीशीज़ लॉस हो चुकी हैं, जिसमें से 338 क्या है बच्चों, वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 क्या हैं, प्लांट्स हैं। तो ये जो ख़त्म हो रहे हैं इसमें बेटा ये पूछा जा सकता है,
ठीक है ना। दम काता, डोडो मार्शस, कग्गा अफ्रीका, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टिलरसिका और रसिया एंड 3 सब स्पीसीज बारी जवान कैस्पियन स्पीसीज टाइगर। लास्ट 20 ईयर्स एलोन हैव विटनेस 27 स्पीशीज़ क्या हो चुकी हैं, इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। और हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, इविल क्वार्टर, यानी 4 फैक्टर्स हैं। एक है हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशंस के अकॉर्डिंग बच्चों, पहले हम लोग 14% कवर कर रहे थे, अब 6% भी हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है ना, क्यों किया हम लोगों ने, लॉस कर दिया इसको। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा फॉरेस्ट था, उसको हम लोगों ने सोयाबीन की खेती करने के लिए और गाय भैंस को पालने के लिए बेटा इसको काट दिया हम लोगों ने, ख़त्म कर दिया। ओवर एक्सप्लॉयटेशंस में हमने पढ़ा था जो है स्टेलर सी का और पैसेंजर पिजॉइन मोर देन 500 ईयर्स में ये ख़त्म हो गई। एलियन स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन करने से हमारी स्पीशीज़ पे असर पड़ा। जैसे नील पर्च इंट्रोड्यूस की गई थी लेक विक्टोरिया और ईस्ट अफ्रीका में, जिससे हमारे यहाँ की मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ चिटलेट फिश जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन अफ्रीकन कैटफिशेस के लिए इजाज़त गर्मी एक्वाकल्चर पर्पज़ के लिए इंट्रोडक्शन किया था। कैटफिशेस हमारे रिवर की डेथ हो गई थी। ठीक है ना। नैरोली यूटिलिटियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आप इन सीतु इक सीतु से पक्का इस बार क्वेश्चन आएंगे। इन सीतु और इक सीतु से एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इन सीतुस में आपने पढ़ा होगा एंडेमिक मतलब पार्टिकुलर स्पीशीज़ में पार्टिकुलर चीज़ें पाई जाएं, है ना। श्रीलंका एंड बर्मा ये सब पढ़ा होगा। इसमें याद रखना बायोस्फीरिक रिजर्व कितने होते हैं, 14। नेशनल पार्क 90 होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी होती हैं, 488। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारीज है। सैक्रेड ग्रूव्स भी इसी में आते हैं। एक सीतु कंजर्वेशन की बात करें, हम लोग एग्जिट हो रहे हैं चैप्टर पे, तो एक सीतु लास्ट में आता है, ये भी याद रखना। ठीक है ना। इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, जेब्रा, क्या क्या आएगा, जेब्रा। जूलॉजिकल पार्क आएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी आएगी बच्चों, नॉट सेंचुरीज। ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीन बैंक में कलेक्शन जो करते हैं उसमें याद रखिएगा। अब उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ था, अर्थ समिट रायो डी जेनेरिया में हुआ था बच्चों 1922। इसमें ऑल नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आया बच्चों अर्थ समिट, क्या आया, वर्ल्ड समिट डेवलपमेंट कब हुआ था, सन 2002 में हुआ था। अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। फिर वर्ल्ड समिट 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें बच्चों 190 काउंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। कमिटमेंट लिया था 2010 तक। ठीक है, हम लोग जो है बचा लेंगे सारी स्पीशीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। इसके बाद बच्चों हम लोग पॉल्यूशंस की बात करते हैं। पॉल्यूशंस में SO2 गैस वाला एक है, वो भी बहुत कम चांस है कि पूछा जाए आपसे। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें पक्का एक क्वेश्चन ये आएगा, एक ग्रीन हाउस गैसेस से आएगा और एक जो है निमोनिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये याद रखिएगा बेटा। मोबाइल नंबर एक बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे ही करके याद रखिएगा, 74 80 81 86, ठीक, 87 और 88। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का है, मिलने की उम्मीद है। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना वकार, क्या याद रखना, वकार। वकार यानी WC, वकार जाओ, वकार जाओ। हवा को इधर, हवा को इधर मोड़ कर निकालो। एक क्वेश्चन पक्का है, यानी वाटर एक्ट और चिपको मोमेंट 1974 में हुआ था। जाओ यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s में हुआ था। हवा यानी एयर एक्ट 1981 में हुआ था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था। मोड़कर यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है ना। निकालो यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1988 में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ फिर से, कहाँ से आएगा। आपने पढ़ा होगा ये DDT वाला, है ना। वाटर में कितनी है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन से 0.04 0.5
है ना। लार्ज फिश का हो सकता है कहे कि लार्ज फिश का बताइए DDT की कंसनट्रेशंस क्या हुई थी, ठीक है ना। तो लार्ज फिश में आपको तो ऐसे याद देंगे 2 ppm। उसके बाद क्या हुई थी फिश ईटिंग बर्ड्स में बच्चों 25 ppm। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और यूट्रॉफिकेशंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा आप। बाकी उसके बाद और चीज़ें यहाँ पे रमेश चंद्रा डागर हरियाणा सोनीपत पवन, ठीक है। 5000 फार्मर्स। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैचिंग का फटाफट करा दीजिएगा। मैचिंग सबसे ज़्यादा होती है बच्चों CO2 60%, देन बच्चों 20% मेथेन होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14% होती है। N2O जो होती है बच्चों वो N2O लाफिंग गैस होती है 6% होती है। परसेंटेज ज़्यादा रख देंगे दिक्कत हो जाएगी। अगर मेन गैसेस पूछे तो आप CO2 प्लस मेथेन दोनों लगाएंगे। अगर एक कोई पूछे तो आप CO2 लगाएंगे परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है ना। एवरेज 3 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से। अब स्ट्रेटोस्फीयर में जो अच्छी ओजोन होती हैं, गुड स्टोन होती हैं, गुड ओजोन लेयर होती हैं बच्चों, वो पाई जाती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। जो अच्छी नहीं होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, ब्रेक होता है फ्री रेडिकल, इसमें क्लोरीन होती है। बार बार ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओजोन लेयर हमारी अंटार्कटिक रीजन में दिखती है वायलेट टू रेड कलर की, लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर के महीने में दिखती हैं, ठीक है ना। अब बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा 1989 1987, ठीक है। अब उसके बाद जो है डिफॉरेस्टेशन में झूम झूम के काटो और जलाओ सलेशन बंद कर दीजिए। झूम झूम के काटो और जलाओ पढ़ा होगा तुमने। 1731 में जोधपुर राजस्थान की कहानी अमृता देवी थी, है ना। विष्णु परिवार रहता था, राजा साहब को ज़रूरत हुई थी, उन्होंने क्या किया था, अमृता देवी वाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड। उसने कहा कि हमारी लाशों से गुजरना होगा तभी हम जो है फॉरेस्ट को इतनी आसानी से कटने नहीं देंगे। चिपको मूवमेंट आया अग्रवाल हिमालय 1974 में। लोकल इनॉर्मस ब्रेवरी प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसी के जो है अमृता देवी से ही इन लोगों ने क्या लिया था बच्चों, प्रेरणा हासिल की थी और चिपको मूवमेंट करके जो है बचाया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आप लोग भी करिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए होता है, ठीक है ना। सेकेंड अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये हुआ बच्चों 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हम फर्दर जो है 11th पे भी और 12th की अभी बार बार रिवीजन रखेंगे नीट तक।